वेलकम टू आ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास करने जा रहे हैं लुसेंट का क्विक रिवीजन में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी शुरू करते हैं। भारत का इतिहास प्राचीन इतिहास है, तो भारत इतिहास देखिए। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ये सब जानते हैं आप, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है, आगे है क्या कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को क्या कहा जाने लगा? पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे, अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब देखिए, यह शब्द क्या है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, तो अंग्रेज जो है इसको इंडिया कहा। ठीक है, और यूनानी जो है इसको इंदे और अरब इसको हिंद कहने लगे। तो मध्यकाल में इस देश को क्या नाम जाने लगा? हिंदुस्तान। और यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। फारसी देखो, हिंदू जो है फारसी शब्द है, और फारसी शब्द हिंदू से हिंदुस्तान बना है। तो हम लोग जो हिंदू हिंदू कहते हैं वो जो है क्या है? फारसी शब्द है। ठीक है, तो इतना समझ लिए। आगे देखते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला जानते हैं। विंध्याचल पर्वत देश को जो है उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले को, मतलब कि हम लोग उत्तर में आते हैं, जैसे उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत के लोगों को इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, और दक्षिण में जो दक्षिण भारत में आते हैं उसको द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। तो ये चारों आपको ध्यान में रखना है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मुगलाइड। मतलब 1 2 फिर है 3 और 4, ये 5 जो है नस्ल जो है भारत की जनसंख्या के निर्माण में है। ठीक है, मतलब इन सारों पाँचों नस्लों का भारत के जनसंख्या में योगदान है। तो जिन प्रमुख नस्लों के लोगों को मिश्रण से हुआ है भारत की जनसंख्या का निर्माण कौन कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। ठीक है, तो निग्रो, मंगोल, काकेसाइड, ऑस्ट्रेलियाइड, मेडिटेरेनियन। फिर है भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले देखो, सबसे पहले इतिहासकार को 3 भागों में बांटने का श्रेय, इतिहास को 3 भागों में, जर्मन जो इतिहासकार है, किसका क्या नाम है? क्रिस्टोफ सेलियरस, तो इसको जाता है। ठीक है, आगे है प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत आसपास की कुछ इन्वायरमेंटल साउंड आती है तो उसको इग्नोर करें, और पढ़ने का जो एक धुन होता है उसको मन में रखें। बाकी जो है हर चीज़ जो है हल्का लगने लगेगा, कोई चीज़ भारी नहीं है। इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बाद जो है न, मतलब कि इतिहास आपको हल्का लगने लगेगा। ठीक है, मेरा नाम एक्समैन सूर्या है। ठीक है, और मैं एक कांस्टेबल हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि बेहतर तैयारी करें ताकि कोई भी कंपटीशन ईजी से निकले, तो आपको लुसेंट पर पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए। और लुसेंट को कमांड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक नज़र से किसी भी लुसेंट के चैप्टर को पढ़िए और फिर दोहराइए, फिर पढ़िए, फिर दोहराइए। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। और इसी से जो है आपको दिमाग में रखेगा, और रटने से जो है क्या होगा? आपका दिमाग से बार बार निकल जाएगा, लेकिन रिवीजन करने से क्या होगा? दिमाग में आपका बैठता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत को जो है हमको देखना है।
तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या, मतलब प्राचीन भारत को जानने के लिए उसका क्या सोर्स है। तो देखिए क्या क्या सोर्स है। प्राचीन भारतीय इतिहास को विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, कहीं कहीं 3 रहेगा, 4 रहेगा, लेकिन सब के अंदर में ये सारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। फिर है आगे देखिए, धर्म ग्रंथ एवं इतिहास ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। भारत की सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जानते हैं, वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है भारत का? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये राइटर नहीं है वेद का, ठीक है, ये जो है संकलित किया है। चारों वेद को चारों आदमी ने लिखा है। ठीक है, तो इसको एक साथ संकलित करने का श्रेय वेद व्यास को जाता है। ठीक है, वेद क्या उपदेश दे रहा है? वसुदेव कुटुम्बकम। देखते हैं कभी कभी मोदी बोलता है भारत वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है, तो ये कहाँ से निकल के आया? वेद से। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? संहिता कहा गया। ये वर्ड आ रखी है संहिता। ठीक है, चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। ठीक है, फिर ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, पहला नंबर में है ऋग्वेद। ऋग्वेद हम पढ़ना रहे, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहेंगे? ऋग्वेद कहेंगे। ऋग्वेद क्यों कहेंगे? तो ऋग्वेद ही कहना है तो कहना ही पड़ेगा। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहेंगे? ऋग्वेद कहेंगे। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और इसमें 11 सूक्तों सहित है, मतलब बाल फील पाठ है वो, जैसे उसका उसमें 11 सूक्त है, उसको भी मिला लिया गया है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान अगर करेंगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को मतलब ऋग्वेद कहेंगे। ठीक है, इसमें कितना मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इस वेद के ऋचाओं को, ऋचाओं मतलब क्या हुआ? मंत्र हुआ। ठीक है, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। मतलब ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं उसको पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहेंगे। इस वेद से आर की देखिए राजनीतिक प्रणाली, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आर की राजनीतिक क्वेश्चन आता है कि आर की राजनीतिक प्रणाली का सोर्स मतलब कि किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। ठीक है, फिर इतिहास एवं विश्व, इतिहास एवं क्या? ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ठीक है, इसमें कोई भी लाइन आपको जो है ना मतलब कि छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, इसके हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है और एक आंसर है। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। इसको कमांड करने के बाद आपका कोई भी कंपटीशन, खास करके बीपीएससी वगैरह भी हो, उसका पीटी आराम से निकल जाएगा। करेंट अफेयर्स को खाली फॉलो कीजिएगा तो ठीक है, बाकी कोई भी कंपटीशन निकल जाएगा। और इसके साथ थोड़ा सा क्राउन को अगर कर लेते हैं तो आपको जो है 90% कवर हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा जीके पर, क्योंकि क्राउन में उस क्वेश्चन को दिया गया है जो अक्सर आप एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट तो ही है, बहुत कुछ है, लेकिन क्राउन में भी बहुत कुछ ऐसा दिया गया है जो इसमें नहीं है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में, मतलब ऋग्वेद को जो 3रा मंडल है किसने रचा है? विश्वामित्र ने। में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो हम क्या करेंगे कि क्राउन से संबंधित जो भी, और क्या बोलते हैं इसको, इतिहास मतलब कि लुसेंट, दोनों को मिक्सिंग करके एक वीडियो लाएंगे जिसके अंदर प्राचीन इतिहास होगी, मध्यकालीन इतिहास होगी, भारतीय इतिहास होगी, मतलब आधुनिक इतिहास होगी। तीनों को कंबाइंड, दोनों बुक को कंबाइंड करके, और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी कंबाइंड करके, जो छूटा बढ़ा है ऑब्जेक्टिव से, एक वीडियो लाएंगे 3 पार्ट में, प्राचीन, आधुनिक और ये मध्यकालीन इतिहास का। तो उसमें जो है ना ऐसा एक भी क्वेश्चन जो नहीं है कि जो कि बाद जाएगा। ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे। अभी जो है लुसेंट रिवीजन करना है तो इसको करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखी गई ऋचाएँ को खील कहा जाता है।
चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आदि स्रोत क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जो है आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से, मतलब कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। तो इसमें मेन पॉइंट है क्या कि तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल किसने रचा है? तो विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस चीज़ का वर्णन है? तो सूर्य देवता सावित्री का को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। सोना, सोना मतलब क्या है? सो से सोम और 9 से 9वां मंडल। तो इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा, 8वां मंडल में क्या है? हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, इसको खील कहेंगे। और बाकी 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है, इसमें ही चातुर्वर्ण समाज, जो पहले 4 समाज होते थे, उसका वर्णन है। तो 4 वर्ण जो है क्या है? जिसके अनुसार 4 गो वर्ण बताया। 4 वर्ण मतलब जाति, जो अभी आदमी कास्ट के अनुसार बना दिया गया है। पहले यही 4 होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका अगला क्या है? धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। और धर्म सूत्र में इस सब चीज़ के बारे में जानकारी दिया है कि 4 प्रमुख जातियों की स्थिति के बारे में जानकारी, व्यवसाय के बारे में जानकारी, दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी तथा उनके विशेषाधिकार के बारे में बताया गया धर्म सूत्र में। ठीक है, अब ऋग्वेद कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द का संबंध किससे है? गाय है। मतलब ऋग्वेद में प्रयुक्त जो भी अधन शब्द है उसका संबंध गाय से है। ठीक है, ईसवी एवं एडी है, तो इसको ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं। ठीक है, और ईसवी को क्या कहेंगे? एडी कहेंगे। तो हमको यही देखना है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व मतलब बीसी, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सब जानते ही होंगे। ईसा पूर्व में वर्षों को गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ और मर गया 483 ईस्वी पूर्व में। तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? देखो 3 में से 3 गया 0, 16 में 7 गया 8, मतलब 80 वर्ष जिया। ठीक है, तो यही सब है, मतलब कि घटता था बीसी में, घटते घटते 1 पर आया, फिर 1 से इधर बढ़ने लगा तो हो गया एडी। तो 1 2 3 करते करते अभी तक 2022 में हम लोग पहुँचे हैं। फिर है यानी दूसरा है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु है। समझ गए? अब ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, मतलब एडी कहलाता है। इसको लिए संक्षेप में लिखा जाता है, इसको लैटिन भाषा में शब्द में एडी में लिखते हैं। एडी मतलब क्या हुआ? एन्नो डोमिनी। ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इसका मतलब कि शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का। तो पूर्ण रूप से फुल फॉर्म याद रखना है तो आप रखिए एडी। ठीक है, एन्नो डोमिनी। फिर ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, ये देखो लाइन ठीक है, B.A. स्मिथ, जिसको आप B.A. स्मिथ कहते हैं, बहुत जगह B.A. स्मिथ लिखने के लिए मिलेगा। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या है? प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास। ठीक है, सुव्यवस्थित इतिहास। देखिए, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक में 1/3 मतलब कि 1/3 भाग केवल सिकंदर के बारे में ही आक्रमण का वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। भारत को क्या बताया गया है? स्वेच्छाचारी शासन वाला देश, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। बात सही है, राजनीतिक एकता नहीं था, जिस कारण जो है ब्रिटिश भारत को गुलाम बना लिया। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, ये विंसेंट और B.A. स्मिथ का कहना है। आगे है, वामन अथवा अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत
ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितना है 200 ऋचाओं का रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ये सब देख लिए। इसमें ये अगर आप पॉइंट ये रख सकते हैं ध्यान में तो रखिए, कहीं कहीं ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है। वामनाम तार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। फिर यजुर्वेद देखिए। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्व्यू। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे? ऋचाओं को पाठकर्ता को होत्री। तो यहाँ देख लीजिए कि इसमें जो है ना मंत्रों एवं बलि के समय के अनुपालन के नियमों का संकलन है यजुर्वेद में। देखिए और क्या है? यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का भी संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा पद है जो गद एवं पद दोनों में है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हो गया कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, बलिदान और बलिदान यहाँ देखिए दिया है, बलि और यज्ञ और मंत्र, 3 गो मेन पॉइंट है। बलि, यज्ञ, मंत्र आदि का उल्लेख जो है यजुर्वेद में, ठीक। इसके पाठकर्ता के अधर्व्यू कहेंगे। सामवेद का अर्थ है गान। सामवेद का अर्थ क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो यज्ञ जब करवाते थे, यज्ञ किसके अनुसार करवा रहे हैं? तो यज्ञ का उल्लेख जो है ये यजुर्वेद में है। यजु यज्ञ, तो इसके पाठनकर्ता को उदात्री कहते हैं। तो सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? उदात्री कहेंगे। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 18 से 10 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद का सीधा सा अर्थ हुआ ये भारतीय संगीत का जन्मदाता है। इसमें गाना वगैरह का वर्णन है, ठीक है। और इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। अब इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक विशिष्ट जो ऐतिहासिक घटना उसका वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। तो अथर्वा ऋषि जो है अथर्ववेद की रचना किया। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। मतलब कि अथर्ववेद में कुछ ऐसा मंत्र है जो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, मतलब प्राचीन है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्व में मिलता है। जादू टोना वगैरह, औषधि वगैरह ये अथर्ववेद में मिलता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद इस महत्व बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। समझ गए? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन हो गया? पृथ्वी सूक्त। अब इसमें मानव के जीवन के सभी पक्षों, मानव जो होता है उसका जीवन का क्या क्या अंग होता है, तो गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, पर्णगीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। और कुछ मंत्रों में क्या है? जादू टोने का भी वर्णन है। तो ये क्या है? इसमें क्या है? पृथ्वी सूक्त में है। पृथ्वी सूक्त क्या है? अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। तो इसमें यही सब दिया है। मानव क्या क्या करते हैं? तो मानव कृषि करते हैं, गृह निर्माण करते हैं, रोग निवारण करते हैं, समन्वय, विवाह, पर्णय, राजभक्ति, राजा चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म आदि ये सब मानव से ही रिलेटेड है। तो जादू टोना मंत्र भी देखिए दिया है। तो ये सब अथर्ववेद में आपको मिलेगा। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो अथर्ववेद में आप देख लीजिए कि परीक्षित एक कोई है, उसका को कुरुओं का राजा करते हैं। कुरु एगो जनपद भी था जिसका राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ था।
तो कुरुओं का राजा अथर्ववेद में परीक्षित को कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अब इसमें देखिए सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। इंपॉर्टेंट लाइन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ये सभा और समिति को क्या किया गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा, देखिए शाकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्य दिन और कनव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसन्य संहिता की शाखाएँ हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएँ हैं काठक, कंस्टिल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय और कौथुम, रामायणी एवं जमनई या तलवकार सामवेद की शाखाएँ। अथर्ववेद की शाखाएँ शौनक एवं पैपलाद है। तो देखिए ये पॉइंट जो है थोड़ा सा जटिल है लेकिन कुछ नहीं है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो कह रहा है कि वेदों के भी कई शाखाएँ, मतलब जो चारों वेद है उसके भी अलग अलग शाखाएँ हैं जो वैदिक अध्ययन एवं व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद में आपको याद रखना है कि शाकल शाखा क्या है? एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद का ये 2 इम्पोर्टेंट है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। बाकी एगो आपको ये याद रखना है कि वाजनीय संहिता या शुक्ल यजुर्वेद मतलब कि किसके अंदर है? तो ये भी है किसका भाग? यजुर्वेद का भाग। यजुर्वेद को वाजनीय संहिता के अंतर्गत रखा गया है। माध्यादिन और कनव। फिर एक कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएँ। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद का ही जो शाखा है उससे जुड़े है काठक, कंस्टिल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कौन कौन है? मैत्रेयी और तैत्तिरीय, ये 2 इम्पोर्टेंट है। बाकी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं मगर आपको देखना है तो अथर्ववेद की शाखाएँ शौनक और पैपलाद है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अब है ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद। तो संहिता के पश्चात मतलब चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया था? संहिता। मतलब कि संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अर्णयक तथा उपनिषदों का स्थान है, ठीक है। तो अगर इसको कहेगा क्रम वाइज सजाने के लिए तो पहले क्या होगा? वेद होगा, उसके बाद होगा ब्राह्मण, उसके बाद होगा अर्णयक, उसके बाद होगा उपनिषद। ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे लास्ट में उपनिषद हो गया। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे क्या है? उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं को व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। मतलब वैदिक संहिता को समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। कन्या है सारणी, इधर है देखिए। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन है? ऐत्रेयी एवं कौशिकी है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय एवं शतपथ है। सामवेद का क्या? पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ है। तो ये जो चारों वेद हैं उसके ब्राह्मण ग्रंथ क्यों मतलब बनाया गया? तो इसको ऋग्वेद को समझने के लिए, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। तो ऋग्वेद का है ऐत्रेयी एवं कौशिकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय एवं शतपथ और सामवेद का क्या होगा? पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ। अब कहते हैं इन ब्राह्मणों ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब परीक्षित और बिंबिसार के बीच की घटना इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। ऐत्रेय में से राज्याभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण किसका भाग है? तो ऋग्वेद का भाग है। और ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के जो नियम होते हैं और कुछ प्राचीन राजाओं के भी नाम दिए गए हैं। शतपथ में क्या है? शतपथ में गंधार, शल्य, ककय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख है।
ठीक है। तो शतपथ किसका है? शतपथ यजुर्वेद का है, ब्राह्मण ग्रंथ। और शतपथ ब्राह्मण को ऋग्वेद के बाद जो है स्थान प्राप्त है इतिहास की दृष्टि से। तो शतपथ में गांधार, शैल, शतपथ में गांधार हो गया, शैल हो गया, ककय, कुरु, पंजाल, कौशल, विदे आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, लिखा है यहीं पर देखिए। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अर्णयक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों एवं की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो अर्णयक किसका भाग है? अर्णयक यहाँ पर देखे थे, अर्णयक वन में जो है पूजा वूजा करते थे ऋषि, उसी से संबंधित है। तो अर्णयक क्या है? देखिए अर्णयक, तो अर्णयक के बारे में भी बताया जाएगा तुरंत। अर्णयक में देखिए क्या है, देखिए क्या है। अर्णयक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ये सब वन में जो है किया जाता था, ठीक है। अर्णयक वाला काम वन से भी रिलेटेड है ये। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान हो गया। अर्णयक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब देखिए उपनिषद की संख्या 108 है। तेरे को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया, मतलब मूल। बाकी जो इसमें है वो यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। तो सीधा याद रखना है, उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ मिलती है? तो देख रही स्थिति की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, मतलब इसमें जो है अच्छा स्थिति है, जबकि मैत्रेयी संहिता में बुरा स्थिति है, ठीक है। फिर है आगे जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद में जाबलो मतलब चावलो, ठीक है। चावलो मतलब चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जाबलोपनिषद में, ठीक है। स्मृतियों के सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति कहाँ का है? गुप्त युग के काल का ग्रंथ है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि नारद स्मृति जो है गुप्त काल का मानक ग्रंथ है और मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। आगे देखिए वेदांग एवं सूत्र। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। अब ये क्या है? शिक्षा, कल्प, कर्मकांड, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो इसमें याद रखना है कि शिक्षा में शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, कल्प जो है कर्मकांड से रिलेटेड है, निरुक्त शब्दों के विपत्ति का शास्त्र है, ठीक है। व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सब ध्यान में रखना है। कभी कभी लिख देगा इधर कल्प, निरुक्त, व्याकरण, और इसको कहेगा कि शिक्षा, ये 4 लिख देगा, और कहे उधर लिख देगा शुद्ध उच्चारण, कर्मकांड, ये विधि, शब्द, विपत्ति, शास्त्र, तो इसको कहेगा मिलाने के लिए, ठीक है। तो आप उस समय फंस जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। जो 6 वेदांग क्या है? शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो व्याकरण, छंद, ज्योतिष 3 गो हो गया। इधर शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ये 3 गो हो गया। तो 3-3 गो करके याद कर लेना, मतलब टोटल 6 है। फिर ये आगे देखिए, आगे है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र जैसे बहुत सारे को आते हैं, धर्म सूत्र वगैरह, उसी के बारे में लिखा गया कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रौत, गृह, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं, ठीक है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया, ये इम्पोर्टेंट है।
सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, अब जो है, अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट देखिए 2 चीज़ इसके रखना है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है, और वैदिक साहित्य में सूत्र का मतलब सूत्र साहित्य का क्यों मतलब लाया गया, तो सूत्र साहित्य को इसलिए प्रणयन किया गया ताकि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। ठीक है, आगे है पुराण। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उग्रशुरवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, मतलब पुराण टोटल 18 है। और पाँच जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब कि टोटल जो 18 पुराण है, जिनमें से जो है 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही मतलब राजाओं के नाम उल्लेखित है, राजाओं की वंशावली। तो देखिए यहाँ पर 3 पुराण दिया है। विष्णु हो गया मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य मतलब आंध्र शत्रवाहन वंश से संबंधित है। अब वायु को क्या करेंगे? गुप्त रखेंगे, तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन, ठीक है, और विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। फिर है आगे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रारंभिक है। मतलब सबसे प्राचीन पुराण, जिस तरह सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसी तरह से सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण मौर्य क्या बोलते हैं उसको, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वो 3 पुराण को मेन रूप से याद रखना है। मत्स्य वायु गुप्त, विष्णु पुराण मौर्य, मत्स्य आंध्र सातवाहन। सॉरी, पुराणों में हो गया ये वाला। अब देखिए, पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों की पाठ पुजारी कहाँ करते थे? मंदिर में करते थे। ठीक है, तो जितना भी मैक्सिमम पुराण जो है संस्कृत में लिखा गया था। ऐसे आता है क्वेश्चन कि जो संस्कृत में लिखा गया है श्लोक, तो मतलब पुराण किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत में। और स्त्रियां जो है शूद्र को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे क्या करते थे? सुन सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिला दिया। मतलब ये सब इतिहास के एक तरह के स्रोत है। ठीक है, अब देखिए बौद्ध एवं जैन, अब साहित्य के बारे में आ गया है। बौद्ध एवं जैन साहित्य, तो बौद्ध एवं जैन एवं अन्य साहित्य। जातक की बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो हीनयान जो इसका बौद्ध का 2 भाग है, महायान, हीनयान, वज्रयान भी है, लेकिन मूल रूप से जो है यही है, हीनयान महायान। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ हो गया कथा वस्तु, ये इम्पोर्टेंट है। अब कह रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य को आगम कह दिए। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या हो गया? कल्पसूत्र हो गया। लेकिन शुरुआती इतिहास जो मिलता है जैन धर्म का कल्पसूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। तो अंगुत्तर निकाय में जैसे बौद्ध के बारे में लिखा गया है, बौद्ध का लिखा गया और 16 महाजनपदों का उल्लेख है, उसी तरह से जैसे कि अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और यहाँ पर एक जैन ग्रंथ दिया गया क्या? भगवती सूत्र। तो इसमें भी ये 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कल्प सूत्र किससे संबंधित है? तो जैन साहित्य से। भगवती सूत्र किससे संबंधित है?
तो जैन साहित्य से। फिर है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह बहुत फेमस किताब है। ये देखो मेन रूप से इसको याद रखना है, 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे क्या है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और कैसी इसमें नीतियाँ बताई गई। ये अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन इसमें राजनीतिक विचार या राजनीतिक नीति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको अनुवादक किसने किया है, तो श्याम शास्त्री ने इसे अनुवाद किया है। आगे देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया। कल्हण कौन सा पुस्तक लिखा, राजतरंगिणी। इसमें कितना है, 8 सर्ग, मतलब 8 तरंग है। ये पूछा जाता है कि इस ग्रंथ में कितने तरंग है, तो 8 तरंगों, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। तो राजतरंगिणी में हो गया 8 तरंग। और सर्वप्रथम जो है सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण किया। ठीक है, मतलब यह लाइन सब में जो है ना, कभी कभी आपको क्या होगा कि कंफ्यूज कर देगा। सर्वप्रथम जैसे कि संस्कृत में एक साहित्य है पाणिनि, पाणिनि लिखा है अष्टाध्यायी, तो उसका भी नाम आता है। लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं की अगर बात करेंगे तो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास क्या कौन किया था, कल्हण किया था। और कल्हण में देखिए क्या है, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो इधर हो गया, ये जो बुक है कश्मीर के शासकों से वर्णित है। और ये जो कल्हण जैसी तक वर्णन किया था, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया था जोन राज और श्रीवर ने। ठीक है, कल्हण की राजतरंगिणी बुक को आगे बढ़ाया था जोन राज और श्रीवर। बाकी देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि अष्टाध्यायी, देखिए यहाँ है ना कि अरब, अच्छा पहले ही देख लेते हैं। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, लेखक अली अहमद है। चचनामा के जो है, चचनामा में अरबों के सिंध विजय का वर्णन है। जो सिंध विजय हुआ था 712 ईस्वी में, उसके विजय का वर्णन है। उसका लेखक कौन है, अली अहमद। अब देखिए अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी हो गया। वहाँ पर कि संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से किसने लिखा सर्वप्रथम, तो कल्हण लिखना। और यहाँ पर है प्रथम व्याकरण की पुस्तक, तो यहाँ हो गया अष्टाध्यायी। अब इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो मतलब मौर्य वंश से पहले की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी में, और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी भी मिलती है इससे। अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का यूज हुआ, लिपि। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। देखिए कात्यायन जो लिखा है गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, मतलब इसमें ज्योतिष से संबंधित विषय होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है क्या है, इसमें भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ है उसका भी उल्लेख है। तो ये भी एक स्रोत हो गया इतिहास जानने का। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से जो है क्या शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि महाभाष्य जो है लिखा था पतंजलि, और ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और महाभाष्य से ही शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अब देख लिए विदेशी यूनानियों से मिलने वाली जानकारी। तो टेसियस क्या था, यूनानी रोमन लेखक था। ये राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का कारण ये अविश्वसनीय है टेसियस का। आगे देखिए हेरोडेटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन बताया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, तो इसका बुक का सिर्फ नाम याद रखना है हिस्टोरिका। ठीक है, और इतिहास के पिता ये जाने जाते हैं। कहाँ का ये सब, ईरान का जो है क्या है, रोमन ईरान का जो है ये वैद्य है। ठीक है, सिकंदर के बारे में देखिए। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस जो इसका जल सेनापति था, आनेसिक्रेटस
तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। फिर चौथा मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। अब देखिए डायमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से क्या है? संबंधित है। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस, और एंटियोकस राजदूत जो सीरियन नरेश थे उसका राजदूत था। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फ का राजदूत जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो देखिए इसमें कस है, कोसोकस, इसमें भी कस है। तो डायमेकस से समझ सकते हैं कि एंटियोकस का राजदूत था। डायनोसियस में अब एक छट गया तो ऑटोमेटिक ये होगा। तो डायनोसियस में क्या होगा? मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फ का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। आगे देखिए टॉलमी, इसने क्या किया? भारत का भूगोल का रचना किया। तो ये बुक याद रखना है कि भारत का भूगोल को किसने लिखा? तो टॉलमी। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ के बारे में विवरण मिलता है। तो नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा? प्लिनी। फिर पेरिफेरल्स ऑफ अरेथ्रिया सीन, यह जो है अज्ञात जो है लेखक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेखक देखिए करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय क्या किया? भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया। तो कहीं कहीं ऐसा आ सकता है कि पेरिफेरल्स ऑफ इरिथ्रियन सी को लेखक कौन है? तो ऑप्शन में पेरिफेरल्स सिर्फ हो सकता है या फिर इरिथ्रियन हो सकता है, तो वो भी मार सकते हैं। और ये दोनों अगर नहीं, पेरिफेरल्स और इरिथ्रियन से कोई नहीं है, तो आपको अज्ञात लेखक देखने को मिलेगा। अब हम चीनी लेखक के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीनी लेखक क्या है? फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। तो फाहियान जो है मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध बताया, और यह 14 वर्ष तक जो है भारत में रहा। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि 14 वर्ष भारत में रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। संयुगमन, ये 518 ईस्वी में भारत में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है? संयुगमन कब भारत आया? 518 ईस्वी में आया, और ये 3 वर्ष रहा। 518 + 3 कितना हो गया? 8 × 3 = 11, 21, मतलब 22 में चला गया, 21 तक रहा। फिर है आगे वेनसंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसंग 629 ईस्वी में चीन से, देखिए 629 ईस्वी को स्पष्ट रूप से याद रखना है कि 629 में चीन से भारतवर्ष की प्रस्थान किया, और लगभग जो है 1 वर्ष बुला चला, और सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा। देखिए सर्वप्रथम वह भारत के राज्य कौन सा? कपिसा में पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तो ठहर कर 645 में और 629 में आया और 645 में गया। तो 15 वर्षों जो है क्या हुआ? चीन में 15 वर्षों बाद चीन में लौट गया। मतलब भारत में 15 वर्ष रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में जानते हैं, वो अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। देखिए इतिहास विवाद का विषय है, ठीक है। इसमें आपको सब जो है इतिहासकार सब रकम के बात बताएंगे, तो इसको सिर्फ देखना है और इस पर मंथन करना है कि कौन क्या कहा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाना है तो सब्जेक्टिव जो बीपीएससी का मेंस होता है उसमें लगाना है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें हर्षकालीन समाज धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा जो है शूद्र था। वेनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य के और शिव के पूजन भी किया।
तो वेद शक देखिए विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था, बौद्धिक शिक्षा लेने के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। लेकिन इसने है न उसके बौद्ध प्रतिमा के साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। और इसका मेन रचना है शिव की, इसी के लिए ये जो है न अभी तक जाने जाते हैं। वैन सांग, तो ये अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कौन था? कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बोल रहे हैं। इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में आया, 475-74 के आसपास ये आया था। इनमें से इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब देखिए अरबी लेखक के बारे में बात करते हैं। अल-बरौनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ, ये मध्यकालीन लेखक है। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। अल-बरौनी ख्वारिज़म खीव या आधुनिक जो तुर्कमेनिस्तान है का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अर्थात भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कमियाँ, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, लंदिश फंदिश जो भी है, ठीक है, आदि विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो ठीक है, इवन ये जो अल-बरौनी था क्या है, किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। इसका मेन बुक है कौन सा? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत का खोज, इसको हिंदी में बोला जाता है। और कहाँ रहने वाला था? ख्वारिज़म खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में। और इस बुक में क्या क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? तो ये सब जो लिखा है यही सब चीज़ का वर्णन किया गया है। अब इवन बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत कौन है? रेहला बहुत पूछा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ ये विषय रेहला देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इसे इंग्लिश खान की उपाधि नहीं, इसको इंग्लिश खान तो जहांगीर विलियम हॉकिंस के संबंध में यहाँ पर देखना है। इसको जो है दिल्ली का काजी या न्यायाधीश चूज किया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये हो गया अरबी लेखक। अब अन्य लेखक के बारे में भी जान लीजिए। अन्य लेखक तारानाथ है, मार्को पोलो है। ठीक है, तो तारानाथ कहाँ के था? तिब्बती लेखक। यह है कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो तंगियूर और कंगियूर ये दो बुक याद रखना है। तिब्बती लेखक तारानाथ का। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आता है। इसका विवरण पांड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो पोलो और पोसे पांड, मतलब कि मार्को पोलो जो है क्या होगा? पांड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका कौन सा बुक है ये तो अभी तक दिया नहीं है। तो पांड देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य देख लीजिए। भारतीय पुरातत्व के पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसको याद रखना है। 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेख बोगजकाई जो एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मतलब ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में बता रहे हैं। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है के रूप में बोगजकाई अभिलेख है। इसे एशिया माइनर बोला जाता है। बोगजकाई को एक जगह भी है। इसे इसमें वैदिक देवता जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नासत मतलब अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। अब देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से। बेसनगर कहाँ है? विदिशा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम धुरबीज की जानकारी देने वाला
अभिलेख है सहोगर्रा अभिलेख। इस अभिलेख में संकट काल में जो खाद्यान्न वगैरह सुरक्षित रखने का उल्लेख है। संकट काल मतलब वही जैसे कि आर्थिक मंदी वगैरह पड़ गया, अनाज की कमी हो गई, तो उस समय जो है बताया गया कि इसमें जो है ना संकट काल में उपयोग होती खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। तो सर्वप्रथम धुरबीज की जानकारी सहोगर्रा अभिलेख हो गया। आगे देखिए सर्वप्रथम भारत में होने वाली हून आक्रमण की भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है जानकारी। तो सर्वप्रथम हून आक्रमण का जानकारी कहाँ से मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंद गुप्त से संबंधित है। देख लीजिए साती प्रथा का लिखित, ये तो एरन अभिलेख हो गया, शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। तो इसे आता है कि एरन अभिलेख की शासक संबंधित है भानुगुप्त से, और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है एरन अभिलेख। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो सतवाहन राजाओं को जो पूरा मतलब सातवाहन वंश पर थे उसका पूरा इतिहास उनको अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, मतलब पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों, देखिए रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। सोचिए रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किससे प्राप्त हुई? मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रूज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो कश्मीरी जो नवपाषाणकालीन पुरास्थल बुर्ज होम जानते हैं, वहाँ से क्या है गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो मनुष्य के साथ देखिए कुत्ता भी पहले दफना दिया जाता था। ठीक है, और नवपाषाणी कालिक जैसे बुर्ज होम जो है ना नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। ठीक है, हड़प्पीय स्थल नहीं है। आगे देखिए प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्का कहते थे। इसी को क्या कहा गया है? साहित्य में कासार्पण किया गया है। और प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहते थे और साहित्य में से कासार्पण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। और लेख वगैरह जो देखते हैं कि लिखित होता है सिक्के पर, तो सबसे पहले किसने किया था? लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने। ठीक है, अब देखिए कौन सा अभिलेख और कौन सा शासक एक दूसरे से संबंधित है ये हमें देखना है। तो ये हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। इसके रचना कौन है? हरिसेन। फिर जूनागढ़ का रविकीर्ति हो गया। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, इसको भी तो ये एहोल अभिलेख के बारे में बात करते हैं। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसको लिखा है जैन कवि रविकीर्ति। ठीक है, और प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये लिखा है, प्रयाग प्रस्तुति लिखा है हरिसेन। जूनागढ़ को रविकीर्ति ने नहीं लिखा है, ये संस्कृत में अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। मंदसौर अभिलेख हो गया मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, मंदसौर यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। अब भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त हो गया। देवपाड़ा, देव हमेशा क्या होता है? विजय होता है, तो देवपाड़ा विजय सेन। ठीक है, बंगाल शासक विजय सेन हो गया देवपाड़ा अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। तो समझ गए, जूनागढ़ अभिलेख हो गया रुद्रदामन, हाथी गुफा हो गया कलिंग राजा खारवेल, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, एहोल पुलकेशिन द्वितीय। इसी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, उसका उल्लेख है एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय नहीं हराया था। मंदसौर अभिलेख हो गया यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। देवपाड़ा अभिलेख हो गया विजय सेन। और अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो एपिग्राफी कहलाएगा। समुद्रगुप्त को बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, फिर अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से
क्या रोमन सिक्के प्राप्त होते थे। क्वेश्चन आते हैं कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत में, तो अरिकमेडु। अरिकमेडु कहाँ है, पुदुचेरी, मतलब पुदुचेरी आदि पांडिचेरी के निकट है। अब है सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा, बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार। मलाया स्वर्ण द्वीप, तो स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है, स्वर्ण भूमि बर्मा मतलब म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्ण द्वीप कहा जाता है मलाया को। कंबोज कंबोडिया, जावा यवद्वीप, यवद्वीप हुए जावा से स्थापित हुए। तो सबसे पहले भारत का संबंध जो है म्यांमार से, उसके बाद कंबोडिया से और जावा से स्थापित हुए। उत्तर भारत में देखिए मंदिरों की कला की शैली नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ का प्रभाव पड़ा। ठीक है, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाया। कहने मतलब नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण को बेसर शैली कहेंगे। अब देखिए पंचायतन इम्पोर्टेंट वर्ड। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। चा लगा है मतलब क्या हुआ, 4 गो सहायक मंदिर से घिरा होगा। तो देखिए एक हिंदू मंदिर तब पंचायती शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर जो है, जो बीच का मंदिर जो है 4 सहायक मंदिर से, मतलब एगो इधर मंदिर, एगो इधर मंदिर, एगो इधर मंदिर, एगो इधर, और ये सब को ऊपर करके अथी रहता है ज्वाइंट, तो 4 मुख्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण हो गया, कौन से मंदिर जो है पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा मंदिर इम्पोर्टेंट है, देखिए कंदरिया महादेव मंदिर, इसको याद रखना है कि खजुराहो में है। फिर है लिंगराज मंदिर, इसको याद रखना है भुवनेश्वर में है। फिर दशावतार मंदिर भी याद रखना है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। फिर है देखिए आगे, अब आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। इतिहास के विभाजन प्राग ऐतिहासिक में प्री हिस्टोरी आदि ऐतिहासिक काल, और इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरी आदि ऐतिहासिक और इतिहास। अब देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब कि यहाँ लिखित विवरण कुछ भी नहीं है, दैट इज प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखिए उसके बाद देखिए आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, वह आदि ऐतिहासिक काल हो गया। अब मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ उपलब्ध क्या हो गया, ऐतिहासिक काल में क्या हो गया कि लिखित रूप से उपलब्ध है और पढ़े भी जा सके हैं, वह हो गया मानव विकास, मतलब वो हो गया ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल में क्या कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन था लेकिन उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, वो आदि ऐतिहासिक। जो नहीं पढ़े जा सके, लिखित विवरण नहीं था जिसमें वो प्राग ऐतिहासिक, और लिखित है पढ़े नहीं जा सके तो आदि ऐतिहासिक, और जो लिखित है पढ़े गए हैं वो ऐतिहासिक हो गया। देखिए संस्कृति, मालवा संस्कृति में कौन से बर्तन, काला तथा लाल बर्तन। बुर्ज होम संस्कृति में धूसर बर्तन, और जोरबे यहाँ होना चाहिए लाल बर्तन, जोरबे संस्कृति होता है। फिर दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल। मानव विकास के उस काल को ये हो गया, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने साल पूर्व, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। मतलब होमोसेपियंस का प्रारंभ, प्रवेश इस धरती पर। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। अब देखिए पूर्व पाषाण युग, ठीक है, पाषाण युग और पूरा पाषाण युग दोनों का मतलब एक ही है, पूर्व पाषाण युग। तो इसमें मानव जीविका का जो मुख्य आधार था शिकार, ठीक है, शिकार था। और ये जो शिकार था आदि मानव
के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। देखते जाइए ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंटे चीज़ इसमें दिया ही है। मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। कृषि भी यहीं पर शुरू हुई थी। उसने सबसे पहले कौन से कुत्ता मतलब कुत्ता को ही पाला था सबसे पहले। और सबसे पहला औजार जो है क्या था? कुल्हाड़ी था। सर्वप्रथम यूज किया गया धातु था तांबा। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था कि जो कुल्हाड़ी मिला था सबसे पहले औजार, वो कहाँ मिला था? तो अतिरपक्कम में मिला था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ जो है ना, ऐसा मतलब कि स्थल है जो कि तीनों समय उपलब्धित हुआ। पूर्व पाषाण ये सब तो होबे किया, मतलब पाषाण प्रागैतिहासिक काल में। फिर ये जो हम लोग को देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, उसमें भी प्रचलित था, ठीक है। फिर आर्यों में भी प्रचलित रहा था। तो मेहरगढ़ का इतिहास बहुत ही पुराना है। तो वही लिखा गया है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, जो पाकिस्तान का भाग है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। तो ये प्रयुक्त वगैरह ये सब ने क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसल मतलब अपनाई थी या प्रयोग में लाई थी? तो सबसे पहले प्राचीन फसल गेहूं और जौ आता है, ठीक है। अब पहली फसल आएगा, ऑप्शन में खाली रहेगा गेहूं, तो गेहूं मारना है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में है। भारत के संबंध में पूर्व प्रस्तन पूर्व पाषाण काल के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। पल्लावरम एक नामक जगह पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस यही सब याद रखना है। ज़्यादा इसमें जितना घुसिएगा न इसका इतिहास उतना ही मतलब कि अंदर है। इसमें बहुत सारे वस्तुएं हैं, एक एक चीज़ अनेक वस्तुएं हैं, ठीक है। और सबको ध्यान में रखना उचित नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही उचित रखना है। फिर भारत के में मध्य पाषाण कालीन के विषय में जानकारी 1867 ईस्वी में जब C.L. कलाइकल ने विविध क्षेत्र में लघु पाषाणीकरण मतलब खोज की। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। तो कहने का यहाँ लिखा कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। जब क्या हुआ? जब C.L. कलाइकल जो है विंध्याचल क्षेत्र में लघु पाषाणीकरण मतलब माइक्रोलिथिस खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भरू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र क्या है? मानव कफी है। इनाम गांव ताम्रपुष्ण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरबे संस्कृति से है, ठीक है। इसको याद रखना। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किस संस्कृति से? जोरबे संस्कृति से। भारत में देखिए ये क्वेश्चन आया था कि भारत में शिवालिक पहाड़ी से जीवाश्म का परमाणु मिला था। क्वेश्चन था कि जीवाश्म का परमाणु कहाँ देखने को मिले हैं? तो उसमें शिवालिक का भी नाम था, जैसे हिमालय सटक शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय वगैरह करके
दिया था और शिवालिक भी दिया था, तो शिवालिक आंसर होगा। भारत में जो है शिवालिक पहाड़ी जीवाश्म प्रमाण मिला। भीमबेटका गुफा, जैसे जानते हैं भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्रों का पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। मतलब ये जो चित्र बनाए गए पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण के बीच के समय, ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के कौन जिले में? रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 98 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। मतलब भीमबेटका जो है क्या है, विश्व धरोहर में 2003 में शामिल हो गया था। ठीक है, इसमें शैल चित्रों का वर्णन है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या को प्रजातीय विविधीकरण किया। भारत की जनसंख्या को प्रजातीय विविधीकरण सबसे पहले किसने किया? तो भारतीय नागरिक सिविल के अधिकारी रिजले ने। ठीक है, और मनुष्य का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। सिंधु सभ्यता C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की आयु 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका जो आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 जो खोज है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा 1946 में की गई। ठीक है, कार्बन 14 जो तिथि निर्धारण की एक विधि है, तो इसका खोज जो है B.F. लीबी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। सिंधु की का खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सैनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन। अब सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। इसने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगर सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। ये सब अंग्रेज था। ठीक है, उस समय अंग्रेज का शासन था। ये सब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तो ये सब खोजबीन करते रहते थे। तो वही बताया कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता एक यहाँ पर नगरीय सभ्यता है और विधिवत 1924 में घोषणा कर दी। फिर सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, अब देखिए सिंधु सभ्यता 4 भागों में 4 अथी में है। ठीक है, एना और 4 त्रिभुजा आकार आकृति है, लेकिन 4 वो इसका जो है क्षेत्र है, चारों को नाम। तो देखिए पूर्वी स्थल पूछ रहा है हिंडन नदी के किनारे आलमगीर उत्तर प्रदेश में। तो मान लीजिए पूर्वी है, यहाँ पर क्या है? हिंडन नदी है, ये आलमगीरपुर है और यूपी है ये। ठीक, उसके बाद देखिए पूर्वी पूरा स्थल हिंडी नदी किनारे हो गया, आलमगीरपुर उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा है। ठीक है, यह दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी निकट दायमाबाद है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया सर्वाधिक प्राचीन पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी किनारे सुतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। फिर सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। ये हैं कौन कौन? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी बाला, रखीगढ़ी, धौलवारा और कालीबंगा। धौलवीरा को हाल में भी यूनेस्को द्वारा जो है ना इसको विश्व हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, छो जो है 6 स्थल को बड़े नगरों की संज्ञा दिया गया है। धौलवीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता
की पहली साइट है, जिसे देखिए यहाँ लिखा है यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। ये अपडेटेड किताब है, इसलिए इसमें डाल दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ उसके बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है ना, कहाँ, गुजरात में खोजे गए हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी घर्घर नदी किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। तो मतलब सिंधु सभ्यता का जो SBY है उसका सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में कौन है, राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिला में है। ये राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे है। खोज 1963 में सूरजभान ने किया। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का जो है क्या था, बंदरगाह था। तो लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशादेर ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य क्या है, कलिबंगा से प्राप्त हुआ। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो में प्राप्त स्नानागार, ठीक है, ना कि अन्नागार। मतलब जहाँ नहाते हुए थे स्नानागार, उसी को जो है मतलब कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा इमारत माना गया है। अब देखिए इसमें जिसके मध्य में क्या था स्थित, स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर क्या है, गहरा था। तो इसको कह सकते हैं 11 गुना 7 गुना 2.5, मतलब कि 11/7/3। इसको इस तरह से रख सकते हैं लगभग में 11.88, तो 12 हो गया। तो इतना जो है ध्यान में रखना है। फिर अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो अग्निकुंड 2 जगह से प्राप्त हुए, लोथलगंगा और कालीबंगा से। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता क्या थे, एक सेकेंड, जो सील मोहनजोदड़ो पर से प्राप्त हुआ उस पर 3 मुख वाले देवता थे, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इसे पशुपतिनाथ की मूर्ति बोलते हैं। उनके चारों ओर देखिए कौन कौन जानवर है, हाथी है, हाथी मतलब एलिफेंट, गेंडा, चीता जो अभी अभी भारत लाया गया है, एवं भैंसा विराजमान है। तो 4 को याद रखना है, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। तो हाँ, भैंसा के बारे में जानते हैं, भैंस का उल्टा जो होता है ना भैंसा होता है, ठीक है। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा तीनों जंगली जानवर है। भैंसा भी जंगली जानवर है, लेकिन भैंस आदमी पालते भी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर से में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मतलब मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक कुछ पशु का वर्णन है, तो एक श्रृंगी पशु का सबसे ज़्यादा अंकन मिलता है। यहाँ की प्राप्त आयताकार जो मुहरें होती थी उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया है। फिर मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहुदरो दोनों में है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती थी, दायां से बायां। जब अभिलेख एक ओर से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी, ठीक है। तो लेखन कला की उचित प्रणाली मतलब लिखने की कला का सबसे पहले विकास किस सभ्यता में हुआ, तो सुमेरियन सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, ठीक है। कौन सा पद्धति, ग्रिड पद्धति। घरों और दरवाजा की खिड़कियाँ सड़क की ओर खुलते थे। मान ली सड़क है तो इधर जो है दरवाज़ा नहीं खुलते थे, ये पीछे में खुलते थे, इधर खुलते थे। केवल लोथल नगर जो था घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का लक्ष्य मिला है बनवाली में, ठीक है, बनावली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं।
ठीक है। लोथल और रंगपुर से, लोथल में बहुत चीज़ मिला है, ठीक है, क्योंकि वो बंदरगाह था। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। और पूरा पाषाण कालीन प्राग ऐतिहासिक काल में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्डिवा से। सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि घोड़े का वर्णन है। जब सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। तौल की माप थी 16। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का यूज करते थे। तो ये सब जो है बैल को भी यूज करते थे और भैंसा को भी यूज करते थे, ठीक है। ये इसको 2 पहिया भी बना देते थे, इसको 4 पहिया भी बना देते थे। तो ये लोग उस समय तो टेक्निकल विकास हुआ नहीं था, तो यातायात के लिए पहले अभी से कुछ वर्ष पहले ही 20 साल पहले 15 साल पहले जो है ज़्यादातर बहुत जगह बैलगाड़ी आपको देखने के लिए मिलता होगा। लेकिन अब तो कम हो गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं है। तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का यूज जो है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है इराक, जिसका नाम अभी इराक है, उसके अभिलेखों में जो वर्णित मेलुहा शब्द है उसका संबंध सिंधु सभ्यता से है। फिर ये सभ्यता संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्गों के हाथ में था। बनिक वर्गों के हाथ में, बनिक मतलब हो गया कि धनी आदमियों के हाथ में, ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं। हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है बनिक वर्गों के हाथ में था। अब देखिए इसको, देखिए सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता वर्तमान स्थिति। देख लीजिए वर्तमान स्थिति कहाँ है इसका। तो देखिए हड़प्पा, पहले देख लीजिए कि कौन ये सब किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चुनहुदुरो, कालीबंगन, चुनहुदुरो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, कोटदीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर, रंग लगे में तो गाड़ी देता है ना, तो रंगपुर मादर नदी के किनारे, ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगेडोर जो है दासक नदी के किनारे, बनवाली रसोई बनवाली जो रंगोई नदी के किनारे, धौलवीरा लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी तो अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी दिया है। सोतका शादी कौर नदी के किनारे शादी की है, शादी कौर। देखिए कैसन कैसन नदी है, ठीक है। तो ये देख लिए, इम्पोर्टेंट देख लिए। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, चुनहुदुरो सिंधु, कालीबंगन घग्गर, कोटदीजी सिंधु, रंगपुर मादर, लोपर सतलज, लोथल भोगवा, आलमगीरपुर हिंडीर, सुतगांगोडीर दासक, बनवाली रंगोई, धौलवीरा लूनी। तो ये देखिए अभी कहाँ स्थित है। हड़प्पा जो है अभी पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, चुनहुदुरो भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, कोटदीजी कहाँ है? सिंध प्रांत में, मतलब पाकिस्तान में है, रंगपुर ये गुजरात का कठियावाड़ जिला में है, रोपड़ रंगपुर जो है गुजरात के कठियावाड़ जिला में, रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में है, सुतगांगेडुर पाकिस्तान में है, बनवाली हरियाणा में है, धौलवीरा कहाँ है? गुजरात में है, और ये सोतकाह ये कहाँ है? बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में। अब देखिए किसका कौन खोज किया। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम सहनी 1921 में, मोहनजोदड़ो को 1922 में राखालदास बनर्जी। यह 2 व्यक्ति जो है हड़प्पा सभ्यता के खोज में सबसे अधिक योगदान दिया है। चनहुदड़ो मैके खोजा है, एनजी मजुमदार खोजा है, इसके साथ और कौन है? तो इसमें मेन नाम है एनजी मजुमदार। चुनहुदड़ो खोज एनजी मजुमदार ने किया।
फिर कालीबंगन, कालीबंगन में क्या है, अमलानंद घोष। कोटदीजी की खोज फजल अहमद ने किया। रंगपुर के रंगनाथ राव ने, रंग में देखो रंग है तो रंगनाथ राव। रोपड़ में जगदत्त शर्मा। फिर है लोथल, लोथल में रंगपुर और लोथल दोनों जो है कहाँ का स्थल है, ये दोनों जो है गुजरात का स्थल है, तो दोनों को रंगनाथ राव ने खोज किया था। और रोपड़ पंजाब का स्थल है, इसको जगदत्त शर्मा ने किया था। आलमगीरपुर हिंडन नदी, और इसको भी जगदत्त शर्मा ने किया। तो दो हो गया, रोपड़ और आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा। फिर है सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर की खोज ओरेल स्टाइन ने किया। बनमाली रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। फिर धौलवीरा, ये इंपॉर्टेंट है, धौलवीरा जेपी जोशी ने खोज किया। स्वतका, ये जॉर्ज डेलम ने खोज किया। ठीक है। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल का मतलब हो गया, ठीक है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल मतलब पीछे वाला। तो 1500 1000 ईस्वी और ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ठीक है। मैक्समूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना है। ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाई, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता हुई वह वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृति थी। तो आर्यों के बारे में क्या परिचय आपको मिला कि आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। फिर मैक्समूलर कहता है कि इसका मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसका भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा था राष्ट्र, उससे नीचा जन, उससे अंदर 20, उससे नीचा ग्राम और सबसे छोटा कुल था। अब देखिए, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, 20 के प्रधान 20पति कहलाता था और जन के शासक राजन कहते थे। ठीक है। तो सबको जो है 20 को 20पति कर दिया गया, ग्राम को ग्रामीणी कर दिया और राजन में मतलब जन में रा लगा दिया, मतलब राजन। और फिर आगे देखिए, राज्यों अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। मतलब जो राज अधिकारी थे उसमें पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और एवं विश्वामित्र जो है उदार पुरोहित थे। फिर सूत, रैकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नियों की कुल संख्या 12 हुआ करती थी, राजा सहित। तो सूत, रथकार, वो कम्मादी नामक अधिकारी जो है रत्नी कहा जाते थे। पूरब दुर्गापति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। तो पूरब और स्पष्ट क्या था, गुप्तचर था, जो जनता की गतिविधियों को देखा करता था। फिर आगे देखिए, बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, इंपॉर्टेंट है ये। बाजपति को गोचर भूमि का अधिकारी को क्या कहते थे आर्य समाज में, बाजपति। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी जो प्रजापुत्र की पुतिया थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा जो था श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था, जबकि समिति समान जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां एवं सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। यहाँ पर स्थिति ठीक है। तो इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां एवं सभा एवं समिति दोनों में भाग ले सकती थी। फिर युद्ध के कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। इधर लड़ाई होता था उस समय गाय के लिए। ठीक है। दशराग युद्ध का उल्लेख 7वां मंडल। तो 10 राग युद्ध का उल्लेख है 7वां मंडल। यह युद्ध परोसनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास
विजयी हुआ, 10 जन की हार हुई। तो इसमें रखना याद कि जो जसराग युद्ध है वो किस मंडल में, ऋग्वेद के 7वां मंडल में, और किस नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया, परसौनी रावी नदी के तट पर। सुदास इसमें विजयी हुआ। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, महापुराण की संख्या 18 है, वेदांत की संख्या 6 है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ठीक है। ऋग्वैदिक ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन उस समय देखिए व्यवसाय पर आधारित था, मतलब पैदा होने के साथ अभी जो जात पात हो जाता है कि ये तुम, ये वो तुम, तो इसको जो है अंबेडकर फॉलो करता था कि व्यवसाय पर आधारित जो है ना विभाजन होना चाहिए, ना कि वर्ण पर। अगर हम कहने का मतलब अंबेडकर कहता था कि अगर हम शूद्र जाति में पैदा हुए तो इसमें मेरा क्या दोष है, अगर मुझे उस तरह का काम मिलता तो मैं अभी दूसरा वर्ग का भी हो सकता था। तो कहने का मतलब कि इस समय देखिए ऋग्वेद में विभाजन व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन यही सब धीरे धीरे उत्तर वैदिक में आते आते ये वर्ण के आधार पर होने लगा था। तो ऋग्वेद के दक्षिण मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेखित मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघा और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ये गलत बात लिखा गया है, ठीक है। जो ऋषि मुनि जितना भी थे ना पहले, अब देखिए बुड़बक आदमी जो है न अभी तक जो है न पूरा भारत को मतलब कि एक ऐसी संस्कृति की तरफ धकेल दिया है जिसको आदमी अभी तक फॉलो कर रहा है। तो ऋषि मुनि और पहले कुछ से कुछ लिखते थे, पहले यही सब का चीज़ें का अध्ययन होता था। पहले आदमी पढ़ता लिखता नहीं था, तो यही सब लिखते रहते थे, भगवान भगवान के बारे में, ब्राह्मण ब्राह्मण ये सब के बारे में लिखते लिखते इतना बड़ा वेद बना दिया कि उसी पर सारा चीज़ चल रहा है, ठीक है। सच में यही है कि जो प्रकृति है वही भगवान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आर्यों का समाज पृथ्वी प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था, ठीक है। अभी पढ़वे किए कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी, जिसके मुखिया पिता या कुलप होता था, ठीक है। अच्छा, परिवार, कुल को परिवार भी कहते थे। स्त्रियां इस काल में, अब देखिए उधर जो समाज था क्या था, सेंधव समझा मतलब मातृस्थात्मक था, लेकिन ये आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ देखिए यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो है इस काल में यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा जो अभी बुर्का वगैरह पहनते हैं, ये सब प्रचलन उस समय नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से भी विवाह कर सकती थी, तो ये प्रचलन तो अभी भी है कहीं कहीं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, तो स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। अब देखिए प्रमुख दर्शन और इसके परिवर्तक, तो ये इंपॉर्टेंट है। चवार्क हो गया, योग का पतंजलि हो गया, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि हो गया, न्याय का गौतम हो गया, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन, वैशेषिक कनाद। ये परमाणु के जनक माने थे, परमाणु के जनक। वैशेषिक कनाद जो है दर्शन परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन था, कनाद। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, आर्य समाज में, ठीक है, अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था, ठीक है। अब देखिए आगे है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, बास, अधिबास, उसनीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था, ठीक है। आर्यों के मनोरंजन के लिए 3 प्रकार के कौन कपड़े हैं, बास, अधिबास और उसनीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था
ये संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़ दौड़ था एवं द्रुत क्रीड़ा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। देखो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। सोचिए कि कितना ये सब जो है, कितना ये सब मतलब इंस्टीट्यूशन किया था। इसका जो है बहुत सारा चीज़ जो है ना आज सत्य भी हो रहा है। ठीक है, महर्षि कणाद, लेकिन भगवान के बारे में जो इतना सारा भगवान बना दिया है, ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकल है। लेकिन बहुत चीज़ जो है, जैसे कि परमाणुवाद के बारे में पहले से इसको महर्षि कणाद को पता है। अब भारतीय परमाणु कब के बाद? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है महर्षि कणाद को। गाय को हन्या मतलब ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। आर्य का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। अब आगे आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। यह इसको ताकतवर होने का प्रमाण था। जिसे देखो, लोहा को श्याम अयस्क कहा गया, तांबे को लोहित अयस्क कहा गया। ठीक है, फिर भारतीय लोग को ज्ञान मतलब भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी या सदी में हुआ। तो ईसा पूर्व देखिए 8वीं सदी में, इम्पोर्टेंट है, ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीय को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था। व्यापार दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को, व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। अब देखिए इसे देख लीजिए, कुछ पुराने और आधुनिक नदी, कुब्र, कुर्रम, कुब्भा, काबुल, बितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुसनी, रावी, शतुद्री को आज सतलज कहते हैं, बिपाशा को ब्यास कहते हैं, सदा नीर को गंडक कहते हैं, दुई सधंती को घरघर कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं, सुबस्तु को स्वाद कहते हैं। सरस्वती और लुप्त हो गई है नदी, सरस्वती नदी और लुप्त हो गई है। ठीक है, जो कुब्र, कुर्रम, कुभा, काबुल, बितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, शतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, द्री सधंती एवं घंगर, और गोमती को गोमल कह दिए और सुबस्तु को स्वात कह दिए। अब देखिए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पनी हो गया। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम प्रचलित था। वस्तु विनिमय, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लेना। अब ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? जो ऋण देता था और ब्याज लेता था उसको बेट नोट मतलब जो सूद मिलता था उससे वो खाता था, तो इसलिए उसको बेक नोट को सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे अधिक पवित्र मानी गई है, लेकिन सबसे अधिक वर्णन सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। गंगा का 1 बार हुआ, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 3 बार, और सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो है ना आर्यों का प्रिय देवता था इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता आर्यों को हो गए थे। तो विष्णु के 3 पगों